So let us start with the current affairs first. Let us start with current affairs first. In today's session, first news is like Ministry of Home Affairs issues notification for census 2027. 2027 census की notification out हो गई है जी. तो first of all you need to note down that this is the 16th census with caste enumeration. ठीक है, तो ये इंडिया में जो होने वाला है ये 16th census है. आप इसको प्लीज नोट डाउन करिए साइड बाय साइड. दिस इज द 16th census and this is the this census will be along with caste enumeration. मतलब कास्ट को भी नोट डाउन किया जाएगा. पहले कास्ट को नोट डाउन नहीं किया जाता था, बट अब कास्ट को भी नोट डाउन किया जाएगा. Now next important point which you should note down is that what is the reference date of census. reference date क्या होगी? तो 1 October 2026 will be the reference date for snow bound areas. reference date का मतलब पता क्या होता है कि इस डेट से पहले पहले जितने लोग हैं, मान लो कि 1 अक्टूबर के बाद 2 अक्टूबर को एक बच्चा जो है पैदा हो गया लद्दाख में, तो क्या वो 16 सेंसस में काउंट होगा? आंसर इज नो. समझ में आई कि जो पर्सन मान लो कि 1 अक्टूबर से पहले पहले काउंट हो गया, वो 2 अक्टूबर को उसकी डेथ हो गई, बट दैट पर्सन स्टिल बी काउंटेड इन द 16th सेंसस. तो आपको रेफरेंस डेट पता होनी चाहिए कि स्नो बाउंड एरियाज के लिए रेफरेंस डेट है अक्टूबर 1, 2026. इससे पहले पहले जो लोग होंगे, इसके बाद की डेट वाले जो बर्थ हुए हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे, इसके पहले पहले वाले काउंट किए जाएंगे. स्नो बाउंड एरियाज के लिए रेफरेंस डेट हमारी अक्टूबर 2001, 2026 है. एंड ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे उसके बाद विंटर्स आ जाते हैं, जो एरियाज जो हैं विंटर एरिया है, तो एरियाज इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, जाना वहां पर पॉसिबल नहीं है. बट फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए जो रेफरेंस डेट है वो मार्च 1, 2027 है रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए. ठीक है जी. तो 1 अक्टूबर 2026 है हमारा लद्दाख के लिए, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज हैं जो स्नो बाउंड एरियाज हैं उनके लिए, और स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के लिए. तो इनके लिए जी है 1 अक्टूबर 2026. इनके अलावा बाकी जो हमारे स्टेट्स हैं उनके लिए 1 मार्च 2027. लास्ट सेंसस कब हुआ था जी बताइए? 2011 में हुआ था लास्ट सेंसस. वो 15th सेंसस था. लास्ट सेंसस के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन आई थी इंडिया की, वो कितनी आई थी? 121.9 करोड़. तो 121 करोड़ पॉपुलेशन हमारी लास्ट सेंसस में देखने को मिली थी हमें. एंड जिसमें से आप देख सकते हैं कि 51% जो थे वो जो है मेल्स हैं, और 48% जो थी वो फीमेल्स थी. अगर आप उसको नंबर्स में काउंट करोगे तो 62.37 करोड़ मेल थे एंड 58.64 करोड़ जो थी वो फीमेल थी. इस सेंसस के अंदर ये फॉर द फर्स्ट टाइम सेल्फ एन्यूमरेशन भी की जाएगी. सेल्फ एन्यूमरेशन से भी आप बेसिकली देखो, जो ये एन्यूमरेटर्स होते हैं ना, एन्यूमरेटर्स वो आपके घर आते हैं, घर आके वो जो भी चीजें नोट डाउन करनी होती कर लेते हैं. बट आपको ऑप्शन दी जा रही है कि अगर आप सेल्फ एन्यूमरेशन करना चाहते हो, एक पोर्टल जो है ओपन किया जाएगा, उस पोर्टल पे जाके आप अपने खुद सारी डिटेल्स फिल कर सकते हो. एन्यूमरेटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. सो दिस विल बी द फर्स्ट सेंसस इन विच सेल्फ एन्यूमरेशन विल बी डन. अगर आपकी मर्जी है, करना चाहो तो कर लो. अब मुझे बताइए कि सेंसस करवाता कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हमारे ये अमित शाह जी, इनके अंदर एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. क्या बोलते हैं हम उसको? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर. कौन है इंडिया के सेंसस कमिश्नर? इंडिया मृत्युंजय कुमार नारायण. ठीक है, इनका नेम नोट डाउन कर लीजिए, मृत्युंजय कुमार नारायण. ही इज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मृत्युंजय कुमार नारायण. नाउ सेंसस की अगर हम बात कर लें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडर विच एक्ट सेंसस इज कंडक्टेड इन इंडिया. एक्ट कौन सा है जी हमारे इंडिया में? एक्ट है सेंसस एक्ट 1948. हाँ जी, मृत्युंजय कुमार नारायण. अंडर विच एक्ट द सेंसस इज डन इन इंडिया? तो आप बोलेंगे जी सेंसस एक्ट 1948. सेंसस इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. भारत की पॉपुलेशन की जितनी भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, एज, एजुकेशन, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, ठीक है, एंड स्किल्स,
जितना भी है सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है, देखो एक तो फायदा है कि हमें पॉपुलेशन पता चल रही है, और हमें ये पता चलता है कि हमारी जो डेमोग्राफी है, हमारे पॉपुलेशन की डेमोग्राफी जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बोलते हैं वो कैसे हैं, यंग पॉपुलेशन है इंडिया की या ओल्ड पॉपुलेशन है। जैसे जापान में जाओगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट यंग, दे आर ओल्ड जापान के अंदर, बट इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल आर यंग। तो हम बोलते हैं कि इंडिया जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप नहीं कर पा रहा। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब हमारी यंग पॉपुलेशन है, और यंग पॉपुलेशन आपको पता है कि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि 15 साल से नीचे वाली पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है एंड 55 ईयर्स के ऊपर वाली भी पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है, रिटायरमेंट हो जाती है। तो जो बीच वाली पॉपुलेशन होती है वो वर्किंग क्लास होती है, और वो इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। बट ये फेज है, जो ये फेज का कोई कोई फायदा ले सकती है, कोई कोई कंट्री जिनके पास जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को स्किल्स प्रोवाइड की हो, और जॉब्स भी क्रिएट करनी जरूरी है। सिर्फ स्किल से क्या होगा, जब तक जॉब्स नहीं क्रिएट करोगे तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या होगी, नहीं होगी ना। तो इट इज देयरफॉर इट इज द लार्जेस्ट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है यहाँ पर। Then it is for reviewing the country's progress in the past decade, monitoring the ongoing schemes of the government and plan of the future। ये जो सेंसस है बेटे 2 phases में करवाया जाएगा। फर्स्ट फेज विल बी द हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, HLO बोलते हैं इसको, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। एंड इसमें वो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन लेते हैं आपसे, उसमें हाउसिंग कंडीशंस, एसेट्स, एमिनिटीज ऑफ ईच हाउस होल्ड ये कलेक्ट करते हैं। फेज 2 होता है पॉपुलेशन एनिमिनेशन। पॉपुलेशन मतलब वही आपकी एज बताइए, एजुकेशन बताइए, तो 2 फेजेस में करवाया जाएगा। पहले मैंने हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की बात की है। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में वो डेटा कलेक्ट करते हैं अबाउट द हाउस होल्ड इटसेल्फ, नॉट द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का डेटा नहीं लेते। तो हाउस होल्ड का डेटा क्या लेते हैं बेटे, वो ये पूछते हैं कि आपका बेसिकली घर पक्का है या कच्चा है, ठीक है, ये नोट डाउन करते हैं। कितने रूम्स हैं, ओनरशिप, आप ओनर हो या रेंट पे रह रहे हो, वाटर सोर्स क्या है आपका, सरकारी ट्यूबवेल आ रहा है या आपने बोरिंग करा रखी है, सैनिटेशन टॉयलेट है घर में या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है या नहीं है, एलपीजी कनेक्शन भी है आपके या नहीं, टीवी है या नहीं है, रेफ्रिजरेटर है या नहीं है। तो ये इनसे हमें पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन में जो है कि हम इसको इम्प्रूव कर पा रहे हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनसे कोई फर्क पड़ पा रहा है या नहीं पड़ रहा। तो ये हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में ये सब चीजें लिस्ट करते हैं हम। देन आप, हाँ जी, यस, एन्यूमरेटर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, जैसे सरकारी टीचर्स हो गए, ये सब इनकी ड्यूटी लगती है, ठीक है। पर्पस इसका क्या है, टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स, अंडरस्टैंड द लिविंग कंडीशन एंड एमिनिटीज अवेलेबल इन ईच होम। Then next phase is population enumeration. In this phase focus shift to the individual living in each household, like name क्या है आपका, एज बताइए, जेंडर बताइए, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस बताइए, कास्ट बताइए। अब कास्ट भी देखो इस बार नोट डाउन की जाएगी। रिलीजन बताइए, मदर टंग बताइए, लिटरेसी लेवल बताइए, ऑक्यूपेशन बताइए, डिसेबिलिटी स्टेटस बताइए, ये सारी चीजें आपकी नोट डाउन की जाएंगी। पर्पस क्या है, टू बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस अबाउट द डेमोग्राफिक एंड प्रोफाइल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन की प्रोफाइल क्या है, लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर या नहीं है, इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये सब चेक की जाता है। सेंसस इंफॉर्मेशन कलेक्शन, तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती है, हमें पता ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड ऑन सोर्सेज ऑफ पोर्टेबल वाटर, कहाँ से आ रहा है, एनर्जी कहाँ से, मतलब आप एलपीजी यूज़ कर रहे हो या बायोमास यूज़ कर रहे हो बेसिकली, एंड इरीगेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं। देन हिस्ट्री, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया, तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1872 में फर्स्ट सेंसस करवाया गया था जी इंडिया में। बट जो फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872 में, उसको नॉन साइंक्रोनस बोलते हैं। नॉन साइंक्रोनस क्या होता है, मतलब तोड़ तोड़ के, समझ आया, कि पर्टिकुलर एक स्टेट में मार्च में करवा दिया, अगली स्टेट में किसी दूसरे मंथ में करवा दिया, तो एक रेफरेंस डेट नहीं थी, क्या थी, अलग अलग डिफरेंट डेट थी। नॉन साइंक्रोनस मतलब नॉट एट अ सिंगल वन गो में नहीं करवाया गया। तो अगर आपसे पूछ लीजिए फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो साइंक्रोनस था या नॉन साइंक्रोनस था, तो क्या बोलेंगे आप, नॉन साइंक्रोनस था, ठीक है। इट वाज नॉट कंडक्टेड ऑन द सेम डे ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। रीजनल वेरिएशंस थी, क्यों, क्योंकि बेटे उस टाइम पे पहली बात तो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत कम थी उस टाइम पे। दूसरी बात वेदर कंडीशंस भी अलग अलग थी, तो हर जगह अलग अलग ही करवाया गया। उसके बाद अगर आपसे ये व्हाई वाज इट वाज नॉन साइंक्रोनस, क्यों था, तो मैंने रीजन बताए हैं, क्योंकि इंडिया लैग्ड यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, क्योंकि अंग्रेजों का राज उस टाइम पे पूरे इंडिया पे नहीं था, है ना, यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था ना। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन क्या, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं थी, रीजनल डाइवर्सिटी थी, इसलिए पहला सेंसस जो हुआ था वो क्या था, नॉन साइंक्रोनस। तो फर्स्ट साइंक्रोनस सेंसस कब हुआ था बताइए, अगले 10, क्योंकि ये डेसिनियल एक्सरसाइज है। डेसिनियल समझते हैं आप, हाँ, डेसिनियल वाला हर 10 साल के बाद होता है, बट इस बार एक्सेप्शन हो गई है, 10 साल के बाद, क्या 2021 में होना चाहिए था, अब हो कब रहा है, जाके 2027 में जाके कंप्लीट होगा। तो आप ये देखो
कि फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था बताइए? 1881 में, मतलब नेक्स्ट सेंसस जो हुआ था ये सिंक्रोनस था, और ये एट द सेम टाइम सारी कंट्री में करवाया गया था। प्लीज नोट डाउन कि जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस था ये किसके अंडर करवाया गया था? उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन। डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन उस टाइम पे कौन थे? सेंसस कमिश्नर। ठीक है, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस के अंदर डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन थे। लिख लिया जी, चलें आगे। डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन। Now, talking about census organization in India, government decided in May 1949 to initiate steps for developing systematic collection of statistics on the size. तो 1949 में जाके गवर्नमेंट ने सोचा यार हमें तो एक ऐसी परमानेंट बॉडी बनानी चाहिए जो ये डेटा वगैरह कलेक्ट करे। तो फिर उन्होंने किसको बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड एक्स ऑफिशियो सेंसस कमिश्नर। एक्स ऑफिशियो सेंसस कमिश्नर। अदरवाइज मैं आपको बताऊं 1949 से पहले ना टेम्परेरी सेंसस कमिश्नर्स बनाए जाते, टेम्परेरी फॉर द टाइमिंग। अब परमानेंट है हमारे पास। ठीक है, मतलब पर्सन तो चेंज होता रहता है बट वो पोस्ट तो परमानेंट है ना, पोस्ट तो परमानेंट है। द ऑर्गेनाइजेशन वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग डेटा ऑन पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। लेटर दिस ऑफिस वाज आल्सो इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, मतलब डेथ जितने हैं और ये सब। हाँ जी, किसका क्वेश्चन है भाई? पॉपुलेशन, अच्छा ये नोट डाउन करिए प्लीज। पॉपुलेशन सेंसस इज लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल के अंदर। आपको पता है 3 लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर फॉल करता है सेंसस, तो इसलिए यूनियन गवर्नमेंट करवाती है। एंट्री नंबर 69 में फॉल करता है। मैंने आपको बोला ये 16 सेंसस होने जा रहा है, बट आजादी के बाद ये कौन सा सेंसस है? 8th। ठीक है, कौन सा है ये? 8th सेंसस। अच्छा, अब देखिए, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम सेंसस डेटा विल बी कलेक्टेड डिजिटली। डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा, मोबाइल ऐप के ऊपर किया जाएगा। जो एन्यूमरेटर्स आएंगे वो किस पे कलेक्ट करेंगे? मोबाइल ऐप पे करेंगे। सेल्फ एन्यूमरेशन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है जी, सेल्फ एन्यूमरेशन, तो लोग क्या कर सकते हैं? सिटीजन लॉग कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, और खुद फिल कर सकते हैं, सबमिटेड ऑनलाइन। बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ एन्यूमरेशन से क्या होगा जी? क्यों सेल्फ एन्यूमरेशन से क्या होगा बताइए? कन्वीनियंट है, पीपल कैन फिल इट एट ऑन टाइम, जब उनका दिल करे। रिड्यूस द नीड फॉर हाउस टू हाउस विजिट, टाइम भी बचेगा। ठीक है, और प्राइवेसी भी, अपना डेटा सीधा उसके अंदर डालेंगे और किसी को नहीं। कॉस्ट इफेक्टिव है, एन्यूमरेटर्स इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, कितना खर्चा होगा? करोड़ों में खर्चा होगा, तो वो बचेगा कि नहीं बचेगा? और पैंडेमिक फ्रेंडली होता है। ये ज्यादातर सेल्फ एन्यूमरेशन कब यूज की जाती है? जब पैंडेमिक जैसी सिचुएशन हो जाए। ये हमारा जो लॉ है ना, जो सेंसस एक्ट है, उसके अंदर एक सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि जो ये डेटा है, ये डेटा इवन कोर्ट को भी नहीं दिया जा सकता। ये लिखा हुआ है कि ये डेटा, इसके लिए प्राइवेसी के लिए इतनी डाली हुई है सेक्शंस कि इवन अगर कोर्ट भी डिमांड करता है ना कि पॉपुलेशन डेटा हमें प्रोवाइड करो, उनको भी प्रोवाइड करने का अलाउड नहीं है। इस सेक्शन के अंदर ही लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो आगे बढ़िए जरा। एनपीआर, अच्छा, अब नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देखो, सेंसस, एनपीआर और एनआरसी, एनपीआर एंड एनआरसी, ये तीनों कनेक्टेड टर्म्स हैं। तीनों कनेक्टेड टर्म्स हैं, एनपीआर, एनआरसी, ये तीनों कनेक्टेड टर्म है। क्यों? क्योंकि ये जब अभी बहुत पीछे जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी लास्ट टाइम, जब सेकंड टेन्योर थी उनकी, तो ये बहुत ज्यादा ह्यू एंड कराया हुआ था कि एनआरसी करवाई जा रही है। एनआरसी में चलते चलते असम के अंदर कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया था, डिटेंशन कैंप्स में डाला गया था। तो एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है, वो हम समझते हैं। एनपीआर कुछ नहीं है, ये पॉपुलेशन रजिस्टर है। पॉपुलेशन रजिस्टर का मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया में कितने लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, बेसिकली सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। तो एनपीआर एक बड़ा रजिस्टर है जिसमें सिटीजन्स भी हम बेसिकली काउंट करते हैं कि इंडिया में ये बंदा कितनी देर से रह रहा है। तो इसका मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, कि हमारे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है इस टाइम पे। इवन फॉरेनर्स जो इंडिया में रह रहे हैं वो भी काउंट किए जाएंगे। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में सिर्फ सिटीजन्स को काउंट किया जाएगा कि कौन कौन है। तो पहले एनपीआर करवाई जाती है, फिर एनआरसी करवाई जाती है। एनपीआर में जो फॉरेनर्स हैं वो भी अपने आप को बताएंगे कि हम यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद जब वो एनआरसी करवाएंगे वो बोलेंगे प्रूफ लाओ कि आप सिटीजन हो। तो प्रूफ में आधार नहीं लेते, वो आधार कार्ड नहीं लेते।
लैंड रिकॉर्ड लेके आओ। तो लैंड रिकॉर्ड क्या, अपनी जमीन के कागज लेके आओ, पुराने पुश्तैनी कागज जो आपके फादर फोर फादर्स के कागज थे वो लेके आओ, ठीक है। और तो आधार कार्ड से वो बिलीव नहीं करते कि आप इंडिया के सिटीजन हो, तो उससे क्या होगा, अब जो पर्सन तो अपने डॉक्यूमेंट्स ले आया वो तो एनआरसी में इंक्लूड हो गया कि ये तो सिटीजन है, जो नहीं ला पाया इसका मतलब वो सिटीजन नहीं है, बट इंडिया में रह रहा था, क्योंकि एनपीआर में उसका नाम आया ना नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में, उसको पकड़ के कहाँ डालेंगे, डिटेंशन कैंप में, कि भाई ये तो सिटीजन नहीं है, इसको इंडिया से बाहर निकालो अब। तो उसको मौका दिया जाएगा कि आप प्रूव कर दो कि आप इंडियन सिटीजन हो, पर अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ऐसे हुआ था आसाम के अंदर, एक कारगिल फाइटर थे, उन्होंने कारगिल की जंग लड़ी थी, मतलब तो उनको जब एनपीआर में आ गए, एनआरसी में उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिले कोई जो गवर्नमेंट मांग रही थी, तो उनको फॉरनर डिक्लेयर करके उनको डिटेंशन कैंप में डाल दिया। दैट पर्सन ही फॉट फॉर इन द कारगिल वॉर फॉर इंडिया। अब देखो कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोग हैं जो आप कह लो इलिटरेट लोग या जो पढ़े लिखे नहीं, अनएडुकेटेड लोग, उनके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स यार, नहीं है उनके पास डॉक्यूमेंट्स, बट वो रह रहे हैं इंडिया में काफ़ी देर से, है इंडियन सिटीजन्स, बट उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इनटू एनआरसी एंड दे विल बी, इंडिया में लॉ है जिसके अंदर उनको एज अ ट्रीट किया जाएगा फॉरेनर्स, और उनको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है जिस कंट्री से वो होते हैं। वो कहते हैं हम तो इसी के, हमें कहाँ डिपोर्ट करोगे, वो कहते हैं नहीं तुम बांग्लादेश से आए हो, बांग्लादेश जाओ। ऐसा हो जाता है। एनपीआर में तो सारे जो इंडिया में रह रहा है ना इस टाइम पे वो एनपीआर में आएगा। चलिए आइए पढ़ के देखते हैं। एनपीआर इज अ रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। यूजुअल मतलब जो रह रहा है इंडिया के अंदर। अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप रूल्स 2003 अ यूजुअल रेजिडेंट कौन होता है, अ पर्सन हु हैज रेजिडेड इन द लोकल एरिया फॉर द पास्ट 6 months। अगर पिछले 6 महीने से अगर वो बंदा यहाँ रह रहा है तो हम बोलते हैं कि ये यूजुअल रेजिडेंट है यहाँ, ठीक है, फॉर द पास्ट 6 months। A person who intends to reside in that area for the next 6 months, जो अगले 6 महीनों के लिए रहना चाहता है यहाँ पर, उसको भी हम क्या मानते हैं, यूजुअल रेजिडेंट। इट इंक्लूड्स बोथ इंडियन सिटीजन एज वेल एज अ फॉरेन सिटीजन। तो एनपीआर के अंदर दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीआर इज टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट इन द कंट्री। द फर्स्ट एनपीआर वाज प्रिपेयर्ड इन 2010 and updating this data was done during 2015 conducting door to door survey. नेक्स्ट एनपीआर शैल बी हेल्ड अलॉन्ग विद द सेंसस 2000। तो 2027 सेंसस के साथ साथ ही करवाया जाएगा ये। देन व्हाट इज द लीगल, अच्छा हाँ जी 6 months मैंडेटरी है। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग सेंसस की क्या है, तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, सेंसस एक्ट 1948 ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा ये बिल जब पार्लियामेंट में पास हुआ था तो इसको किसने पायलट किया था बिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको लेट डाउन किया था पार्लियामेंट में। और हमने देखा कि 7th शेड्यूल के अंदर एंट्री नंबर 69 देख लिया, बट आर्टिकल कौन सा है, पॉपुलेशन सेंसस इज आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने पूछा था ना सर इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या करेंगे, तो पढ़िए जरा यहाँ पर, द कॉन्फिडेंशियलिटी इज ग्रांटेड बाय सेंसस एक्ट 1948। इवन दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इवन एक्सेसिबल टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इसको इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया विदाउट परमिशन, तो उसको बहुत पेनल्टीज जो है इसके अंदर उनके अंदर इम्पोज हो सकती है उनके ऊपर। हिस्ट्री ऑफ सेंसस का अगर हम बात करें तो 1800-1600 बीसी के अंदर ऋग वेदा के अंदर ये मेंशन किया गया था कि पॉपुलेशन काउंट की गई थी, बहुत पुराना मेंशन किया गया था। उसके बाद 3rd सेंचुरी बीसी में अर्थशास्त्र जो हम देखते हैं उसके अंदर भी ये बात बोली गई थी कि कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स भी की गई थी। चलो ये हमारे काम का नहीं है, बट मुगल पीरियड को इसको आप नोट डाउन करो। मुगल पीरियड में एन.ए. अकबरी, ठीक है, एन.ए. अकबरी ड्यूरिंग द मुगल किंग अकबर, एन.ए. अकबरी जो है इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा पर्टेनिंग टू पॉपुलेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल पीरियड के दौरान कौन सा था, तो एन.ए. अकबरी को आप नोट डाउन करिए। अब अगर हम बात करें कि आजादी से पहले की अगर हम बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो ये तो होगी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, बट अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में सेंसस अगर हम चेक करें तो सबसे पहले सेंसस 1800 में इंग्लैंड में हुआ था। इंडिया की बात नहीं है, इंग्लैंड में, व्हेन इंग्लैंड हैड बिगेन इट्स सेंसस। ना उसके बाद अगर हम बात करें पूरे इंडिया में सेंसस तो नहीं हुआ, बट इलाहाबाद में करवाया गया 1824 में, बनारस में करवाया गया बाय जेम्स प्रिंसेप ने करवाया था। ये पूरे इंडिया में नहीं हुआ, मतलब इलाहाबाद बनारस में करवाया। देन उसके बाद
फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी, पहली इंडियन सिटी जिसका कंप्लीट सेंसस हुआ था वो कौन सी है? ठीक है, हेनरी वॉल्टर ने करवाया था, ढाका। तो आज उसको ढाका बोलते हैं, पहले बांग्लादेश जो था वो इंडिया में ही आता था। तो फर्स्ट इंडियन सिटी जिसका कंप्लीट सेंसस करवाया गया था वो 1830 में ढाका का था। उस टाइम पे ढाका इंडिया की पार्ट थी और हेनरी वॉल्टर ने करवाया था। देन उसके बाद सेकंड सेंसस वाज कंडक्टेड बाय फोर्ड। ये इतना कुछ याद नहीं करना आपको, नहीं, बस ये फर्स्ट सिटी याद कर लो कौन सा है, एन ए अकबरी याद कर लो आप। ठीक है, इलाहाबाद का सबसे पहले करवाया गया था, अगर याद रखना तो कर लो। देन उसके बाद ये देख लो, फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस अभी हमने पढ़ा था 1871 72 में, पर ये नेम नहीं मैंने बताया। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस में? लॉर्ड मायो। ये भी नोट डाउन कर लो आप, लॉर्ड मायो थे फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस में जो हुआ था, वो लॉर्ड मायो थे पहले। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था, बट कौन था? डब्ल्यूसी प्लॉडेन। अब उसके बाद ये देखो, अब हमारा जो होने वाला है ये कौन सा सेंसस है? 16th। तो फिफ्थ सेंसस को मैंने क्यों यहां पर मेंशन किया है? क्योंकि फिफ्थ सेंसस थोड़ा सा यूनिक था। पता क्यों यूनिक था? हाँ जी, पता क्यों यूनिक था? ये इकलौता ऐसा सेंसस था जिसमें पॉपुलेशन कम हुई थी, बाकी उसके बाद तो हमेशा क्या हुई है? बड़ी ही है। तो आपसे पूछ लीजिए कौन सा ऐसा सेंसस था जिसमें पॉपुलेशन कम हुई थी? क्योंकि उस टाइम पे बच्चों फ्लू फैल गया था, फ्लू पैंडेमिक फैला था 1918 के दौरान, जिसमें 12 मिलियन लोगों की लाइफ चली गई थी। तो इस सेंसस के अंदर पॉपुलेशन कम हुई थी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बताइए? 1921 को क्या बोलते हैं? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ये इसलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, रजिस्ट्रार जनरल और ये सब मैंने आपको बता दिया। पहले ये प्री 1959 से पहले एडहॉक बेसिस पे थे, पर अब ये क्या है? एक परमानेंट ऑफिस है। नेक्स्ट न्यूज इज व्हाट इज पीएम वानी? आप में से कोई मुझे बता सकता है पीएम वानी क्या है? पीएम वानी का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो बेसिकली बच्चों, इंडियन विलेजेस में, रूरल एरियाज में जाके पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स क्रिएट करने के लिए, डिजिटल इंडिया की तरफ जाने के लिए और इंटरनेट डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए पीएम वानी स्कीम लॉन्च की गई। ये रूरल एरियाज में हर कोई बंदा अब इंटरनेट तो नहीं लगवा पाता अपने घर में, वैसे अब काफी पेनिट्रेशन हो रही है, बट फिर भी। तो वहां पर क्या करेंगे ये कि रूरल एरियाज में जाके पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स एरियाज क्रिएट किए जाएंगे। अब कौन करेगा? मतलब किस जगह पर जाके क्रिएट होगा? तो उसके लिए पीडीओज जो होते हैं, पीडीओज पब्लिक डेटा ऑफिस। क्या पब्लिक डेटा ऑफिस? कुछ नहीं है, एक चाय वाले की दुकान है, चाय वाले की दुकान, उसने बोला कि मैं इसको वाईफाई हॉटस्पॉट एरिया बनाना चाहता हूँ। तो उसको क्या करना है? एक फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करके उसको एक कनेक्शन दिया जाएगा और उसके पास जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जैसे जियो हो गया, और ये उसको प्रोवाइड करेंगे कनेक्शन, और वो क्या करेगा कि अपनी दुकान के ऊपर वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन कर लिया। अब उसके रूरल एरियाज में जो उसके घर के आसपास जो लोग वाईफाई यूज करना चाहते हैं, बेसिकली कोई फॉर्म फिल करना चाहता है, कोई आधार कार्ड निकलवाना चाहता है, तो वो उसकी दुकान पे आएंगे और वो बोलेंगे कि हमें वाईफाई यूज करना है। मोबाइल तो, स्मार्टफोन तो सबके पास है, तो वहां के वाईफाई यूज करेंगे। वो उनसे चार्ज करेगा, जैसे वो बोलेगा कि अगर आपको 1 घंटे के लिए चलाना है तो 10 रुपीज है ना, इतने नॉमिनल चार्ज 10 रुपीज। तो अगर 30 लोगों ने भी आके चला लिया तो दिन के कितने हो गए? 300। तो उसकी इनकम होगी कि नहीं एक्स्ट्रा, और जो गवर्नमेंट का पर्पस भी सॉल्व हो गया। तो पीएम वानी स्कीम याद रहेगी। अब ये न्यूज में क्यों है पता है? ये जो पीडीओ है ना, पब्लिक, ये जो हम, हाँ, पब्लिक डेटा ऑफिस जो हम पढ़ रहे हैं, अब हुआ क्या कि जो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जैसे जियो हो गया, ये एयरटेल हो गया, ये इनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट ये कहते हैं कमर्शियल है। जो रेजिडेंशियल कनेक्शन है उसमें तो बहुत नॉमिनल सी लगता है, मतलब जो रेंट होता है कितना, 500 रुपए में वाईफाई लग जाता है आजकल, इतना ही होता है रेंट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली टैरिफ ज्यादा लग रहा था, जिसकी वजह से इट वाज बिकमिंग अनअफोर्डेबल फॉर दीज पीडीओज। अनअफोर्डेबल हो रहा था, इतना ज्यादा कहां से पे करेंगे ये। तो अब ट्राई ने, किसने? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ट्राई ने एक टैरिफ फिक्स कर दिया है कि अब जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे जियो हो गया, कोई भी हो गए, इनको बोला कि आप जितने रेजिडेंशियल कनेक्शंस में जितना चार्ज करते हैं बस उसका डबल कर लीजिए, उससे ज्यादा नहीं आप चार्ज कर सकते। तो जैसे 200 MBps जो डेटा है अगर आप देंगे, तो उसका अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में 500 रुपए ले रहे हैं तो इनसे कितना ले लीजिए? 1000 रुपए, बस इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। नहीं तो फिर ये पर्पस डिफीट हो रहा था पीएम वानी का। समझ आ गई अब ये न्यूज क्यों है? अब आप पढ़िए जरा इसको।
इट इज अ गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च। ये पीएम वानी कब लॉन्च हुई थी? दिसंबर 2020। क्यों हुई थी? टू एक्सपैंड ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस थ्रू द public Wi-Fi hotspot across India. PM Vani was launched basically to improve internet access, especially affordable, fast broadband is essential for the education, business, banking, health, and overall development. India had very few public Wi-Fi hotspots, far below the target. Many rural and small town areas still lack reliable internet connectivity. तो उसके लिए ये लॉन्च किया गया था PM Vani. PM Vani जो है इसमें अब बेसिकली क्या होगा जी? Under this scheme, any small shopkeeper or entrepreneur can set up a public Wi-Fi hotspot without a license और हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. लाइक अ शॉप और अ टी स्टॉल ओनर हु प्रोवाइड्स वाईफाई टू यूजर्स, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, जस्ट रजिस्ट्रेशन. ठीक है, तो पीडीओ हो गए. और कौन होते हैं इसमें? इसमें होते हैं पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर. इट मैनेजेस मल्टीपल पीडीओज, हैंडल्स बिलिंग एंड ऑथेंटिकेशन एंड ऑल दैट. फिर उसमें सेंट्रल रजिस्ट्री होती है, ऐप प्रोवाइडर्स होते हैं. ऐप प्रोवाइडर आप उस दुकान पे जाके कैसे चलाओगे? तो बेसिकली एक ऐप जो वो प्रोवाइड करेंगे जिससे आप हॉटस्पॉट से कनेक्शन कर सकते हैं उनके. उसके बाद बेनिफिट क्या है पीएम वानी के? हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, बिजनेस बूस्ट मिलेगा, अफोर्डेबिलिटी होगा, इनोवेशन मिलेगी. इन शॉर्ट, पीएम वानी इज द पब्लिक वाईफाई स्कीम दैट अलाउज एनी स्मॉल बिजनेस टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू पब्लिक, हेल्पिंग ब्रिज इंडियाज क्या हेल्प करेगा? टू ब्रिज व्हाट? इंडियाज डिजिटल डिवाइड विदाउट रिक्वायरिंग कॉम्प्लेक्स लाइसेंसेस. इट इज लाइक टर्निंग अ रेगुलर टी स्टॉल इनटू अ मिनी इंटरनेट कैफे, फास्ट, सिंपल एंड गवर्नमेंट सपोर्टेड. तो ये न्यूज में क्यों है? ट्राई फ्रेमवर्क. अब ये ट्राई ने क्या निकाला है? टैरिफ फ्रेमवर्क. टैरिफ फ्रेमवर्क क्या? जो टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि भाई आप अप टू 200 Mbps का जो आप प्लान देते हैं, टैरिफ शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द कॉरस्पॉन्डिंग कंज्यूमर ब्रॉडबैंड प्राइस. कंज्यूमर को जो आप चार्ज करते हो उससे 2 गुना से ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते. कंज्यूमर को अगर 200 Mbps अगर 500 में दे रहे हो तो इनको आपको कितने में देना है? 1000 रुपए में देना है बस. इससे क्या होगा जी? इससे इंश्योर क्या होगा? ऑल द स्टेक होल्डर्स, मतलब अफोर्डेबिलिटी भी बनी रहेगी पीडीओस की, वो अफोर्ड कर पाएंगे. नहीं तो अगर आप कमर्शियल लेवल पे उनसे चार्ज करेंगे तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो कोई भी लाइसेंस लेने के लिए, मतलब लाइसेंस की तो जरूरत ही नहीं है, मतलब कोई भी अपनी दुकान में पीडीओ पब्लिक डेटा ऑफिस स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा. और इससे जो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनको भी नुकसान नहीं होगा. डबल कर दिया ना, बस दैट्स इट. चलिए जी, प्रॉब्लम विद पीडीओ इंटरनेट प्राइसिंग. प्रॉब्लम क्या था? Big internet providers like Jio, Airtel often force PDOs to buy very expensive internet connections, such as internet leased lines, claiming it is a part of the commercial agreements. So these are high cost and meant for big businesses, not small vendors like local shopkeepers. So इसके लिए solution उन्होंने ये निकाल दिया. To solve this problem, all broadband plans up to 200 Mbps must be offered to PDOs at no more than double the pricing. Prevention of overcharging रुक गई बस. गोल ऑफ ट्राई पीडीओ, इससे क्या होगा जी? अफोर्डेबल हो जाएगा, फेयर अर्निंग्स होंगी, डिजिटल इंक्लूजन होगी. तो समरी यही है बस जो मैंने आपको बता दिया. दिस कीप्स द पीएम वानी वाईफाई स्कीम अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल. समझ आ गया ये क्यों न्यूज में? चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं फिर हम. FATF कंडेम्स पहलगाम. तो FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में आई हैव कवर्ड दिस न्यूज न्यूमरस टाइम्स. कितनी बारी बता चुका हूं. तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? इट इज अ वॉच डॉग. क्या है ये? एक वॉच डॉग. ये क्या किसको चेक करता है? ये टेररिज्म और क्या? मनी लॉन्ड्रिंग को चेक में रखता है. देखता है कि किस कंट्री के अंदर टेररिज्म सपोर्ट हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रॉपर चैनल, मतलब प्रॉपर लीगल जो है इनके पास वो नहीं है, लॉज वगैरह नहीं है उसको. हाँ, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट. वेरी गुड. तो अभी जो हमारे पहलगाम अटैक हुआ था, FATF ने उसको क्या करा है? FATF said पहलगाम टेरर अटैक ऑन April 22 which killed 26 people would not have been possible without, मतलब उनको मनी सपोर्ट मिली है जो टेररिस्ट से. एंड FATF will soon release a report on the terror finances cases including the state sponsored terrorism. स्टेट स्पॉन्सर कौन करती है? एलिगेशन किसके ऊपर है? पाकिस्तान के ऊपर है कि वो टेररिज्म को क्या करती है? स्पॉन्सर करती है. टेररिस्ट को जो है हथियार प्रोवाइड करती है, उनको सेफ हेवंस प्रोवाइड करती है. सेफ हेवन समझो आप, कि उनको रहने की जगह, आराम से रहो, अटैक करो इंडिया में जाके, हमारे पास आराम से रहो. FATF in a rare move condemned the terror attack and said it will increase its scrutiny on countries to see what steps they are taking to combat terror financing. FATF जनरली किन के अगेंस्ट एक्शन लेती है? रोग स्टेट्स. रोग मतलब जो बात नहीं मानती, जो मनमानी करती हैं, जो बदमाश होती हैं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस नहीं करती हैं. If Pakistan is found to be involved in funding terror groups, FATF could put the Pakistan in
ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इनके ऊपर क्या लगा देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे, उसको लोन नहीं मिल पाएगा और उसकी इकोनॉमी जो है आगे ही शैटर्ड है, ठीक है। कितनी उसकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही ना, जीडीपी डेवलपिंग। हाँ जी, ग्रे में था, उसके बाद उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था, क्योंकि उसने बोला कि देखो ग्रे लिस्ट में डालने के बाद वो कुछ पैरामीटर्स देते हैं कि आप इसको फुलफिल करो। जैसे अगर आपकी कंट्री में लॉ नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए, तो यू शुड एनेक्ट लॉ एंड पास द लॉ। अगर आपकी कंट्री के अंदर आपकी गवर्नमेंट या पुलिस जो भी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इफ दे आर नॉट टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट द पर्संस हु आर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, सो दैट मींस यू आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, आप उनको पनिश नहीं करें। तो वो पाकिस्तान ने पता क्या किया, शैम ट्रायल। शैम ट्रायल समझते आप किसको बोलते हैं, शैम ट्रायल दिखाने के लिए कि देखो जी हमने इस टेररिस्ट का ट्रायल किया, इसको सजा दिलवा दी, कुछ नहीं करते, बस लोग इंटरनेशनल जो एक इमेज बनाने के लिए कि देखो ये ट्रायल किया, उसको मतलब रखते हैं ऐसे जैसे कि वो उनका गेस्ट होता है। मैं पंजाबी जगह में परौने की तरह रख दे। FATF इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। क्या है ये, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। एस्टेब्लिश कब हुई थी ये, 1989 बाय द मिनिस्टर ऑफ इट्स मेंबर जुरिसडिक्शन। तो भाई ये याद रखना, ये कौन सी बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज मेंबर्स हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, आप याद रखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है जी, आगे देखें प्लीज। FATF के मेंबर कितने बताइए प्लीज, प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं जी, 39 मेंबर्स हैं, ठीक है। और 2 ऑर्गेनाइजेशंस भी इसकी मेंबर हैं। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस का नेम आपको याद होना चाहिए, एक तो है यूरोपियन कमीशन एंड एक है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC। यूरोपियन कमीशन भी ऑर्गेनाइजेशन जो FATF की मेंबर है, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी। रशिया को FATF से सस्पेंड कर दिया गया था, कब सस्पेंड किया बताइए, 2023 में। तो रशिया इज नो मोर अ मेंबर ऑफ FATF, सस्पेंड हो गया। इंडिया कब बना था मेंबर FATF का, तो आप याद रखिए 2010 में बना था। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ FATF कंसल्टेशन इन एशिया पैसिफिक ग्रुप। रशिया को सस्पेंड कर दिया था जब उस यूक्रेन वॉर जब ये हुई है, उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया। तो वैसे भी यूएस और ईरान दे आर आर्क राइवल्स हैं, वो आर्क राइवल्स हैं कि नहीं, वो बताइए। USA एंड ईरान दोनों आर्क राइवल्स हैं, कट्टर दुश्मन है अपने। और इजराइल का तो वो एलाय है, फ्रेंड है, तो वो तो ईरान के अगेंस्ट तो पहले भी कितनी वो दे चुका है, स्टेटमेंट्स दे चुका है कि नहीं दे चुका। तो आप देखिए, द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन फुल मेंबर कौन सी थी FATF को लास्ट फुल, इंडिया। लास्ट कंट्री जिसने ज्वाइन किया था FATF को कौन सी थी, इंडिया। और एक ही ऑब्जर्वर कंट्री FATF की, कौन सी है बताइए, इंडोनेशिया इज करंटली द ओनली ऑब्जर्वर कंट्री इन द FATF। ऑब्जर्वर कंट्री सिर्फ यही है, इंडोनेशिया। FATF की 2 लिस्ट होती हैं जी, एक ब्लैक लिस्ट एक ग्रे लिस्ट। और ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि बेसिकली ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज होती हैं जो हाई रिस्क कंट्रीज होती हैं, और उनको कॉल टू एक्शन जो है, कॉल फॉर एक्शन दी जाती है। और ग्रे लिस्ट में होती हैं जिनको मॉनिटर किया जाता है कि हम तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे जो हम आपको बोल रहे हैं। तो ब्लैक लिस्ट जो है ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज होती हैं इनके सिस्टम्स में, इनके अंदर लॉ नहीं होता, ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं ले रहे होते। तो इनके सिस्टम्स में क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, और इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। एट प्रेजेंट कितनी कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में है, ईरान जिसका आज अभी आपने नाम लिया, और कौन सा, ये किंग जोंग उन जो है, किंग जोंग उन एंड किम जोंग उन है, और ये म्यांमार। यहाँ पर भी कूप हो रखा है, अभी मिलिट्री रूल चल रहा है कि नहीं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कितने लोग मर चुके हैं कूप के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेसी थी। कौन थी यहाँ पर डेमोक्रेसी में, कौन आई थी, बनी थी यहाँ की वो प्राइम मिनिस्टर, ऑंग सैंग सू की। ऑंग सैंग सू की, ऑंग सैंग सू की बनी थी म्यांमार की, इलेक्शन होकर ये बनी थी, क्या बनी थी, वहां की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और ये डेमोक्रेसी बहुत देर बाद आई थी, पहले भी वहां पर मिलिट्री रूल था, तो कूप हो रखा था। बहुत मुश्किल से डेमोक्रेसी जब आई तो फिर मिलिट्री ने देखा कि यार ये तो हमारे हाथ से पावर जा रही है,
तो उन्होंने एलिगेशंस लगा दिए करप्शन के, ऑन्ग सैंग सू की के ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगा के टेक ओवर कर लिया दोबारा से, और उन्होंने बोला कि कोई डेमोक्रेसी नहीं, हमारा ही रूल चलेगा यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला हमें तो क्या चाहिए, पीपल्स रूल, हमें नहीं। तो अब वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जो लोग डेमोक्रेसी चलाते हैं वो लड़ रहे हैं अब, तो वहां पर सिविल वॉर चल रही है। क्या चल रही है वहां पर? सिविल वॉर। अब ग्रे लिस्ट में कौन से हैं जी? जो सेफ हेवंस माने जाते हैं, ठीक है, वो ग्रे लिस्ट में होते हैं। इनको इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग के अंदर रखा जाता है कि हम आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, ठीक है जी। इंक्लूजन इन द ग्रे लिस्ट से क्या होगा? फाइनेंशियल एड कम हो जाएगी, मतलब आईएमएफ से अगर आपको लोन चाहिए नहीं मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से आपको लोन चाहिए तो नहीं मिलेगा, एंड इन्वेस्टर्स जो हैं आपकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो जीडीपी पे सीधा सीधा फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। प्रेजेंटली ग्रे लिस्ट में कितने हैं? बहुत सारे हैं, अल्जीरिया, अंगोला, बोलीविया, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, ये बहुत सारे हैं। पाकिस्तान पहले था इसमें, अब पाकिस्तान नहीं है। नेपाल क्यों? आई डोंट नो, कि उन्होंने कॉम्प्लायंस नहीं की होगी। नेक्स्ट न्यूज देखिए, ट्राई लॉन्चेस पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटल कंसेंट मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल कंसेंट पता आपको क्या होता है? डिजिटल कंसेंट, आपने ऑनलाइन कोई चीज खरीदी, आपका नाम भी चला गया, आपका फोन नंबर भी चला गया, सारा डेटा चला गया। अब वो क्या करते हैं कि आगे शेयर कर दिया, अब आपको स्पैम कॉल्स आती हैं कि मैम ये लेना है, मैसेज की कोई ना कोई कॉल करता रहता है कि नहीं। अब पॉइंट ये है कि आप कहते हो कि मैंने एक चीज बाय की, मेरा डेटा आगे किसको क्यों दे दिया? बिजनेस को। मेरी कंसेंट के बगैर मुझे, जब तक मैं नहीं चाहूंगी कि हाँ ये वाले बिजनेस मुझे प्रमोशन कॉल कर सकते हैं, तब तक अननेसेसरली मेरे को क्यों कॉल्स करें और परेशान करें मुझे। तो आप डीएनडी लगाते होंगे डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब, बट डीएनडी के बावजूद भी आपको बहुत सारी स्पैम्स कॉल आती होंगी। अब इंडिया के अंदर ट्राई ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल कंसेंट मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा जी कि आपका जो कंसेंट है, अब होता क्या था कि लोग कंप्लेंट करते थे कि ये स्पैम कॉल्स, हमें इतने ज्यादा कॉल आते हैं, तो लोग कंप्लेंट करते थे ट्राई के अंदर, ये बिजनेस हमें इतने अननेसेसरी कॉल करते हैं। जब ट्राई उनके ऊपर एक्शन लेती थी तो वो कहते थे कि जी इन्होंने कंसेंट दे रखी है हमें। क्या कहते थे वो? कंसेंट दे रखी है। अब कंसेंट दी थी या नहीं दी थी, यही एक कंफ्लिक्ट का, डिस्प्यूट का एक कंटेंशन, इट इज बोर्न ऑफ कंटेंशन। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर है वो कह रहा है मैंने कंसेंट नहीं दी इनको अपना डेटा यूज करने के लिए, मेरे को कॉल करने के लिए, और वो कह रहे हैं जी इन्होंने अपनी कंसेंट दी थी। तो अब उन्होंने बोला अब इसका सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे? डिजिटल कंसेंट मैनेजमेंट, कि हम पूरा एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म निकालेंगे जिसमें हम पूरा डेटा रखेंगे कि किस कस्टमर ने वाकई कंसेंट दी है या नहीं दी है। तो अब आप इसको पढ़िए, ट्राई अनाउंस द पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटल कंसेंट मैनेजमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद, किसके साथ? ये भी याद रखना, किसके साथ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इनिशिएटिव अनाउंस्ड ऑन जून 16। कब ये अनाउंस हुआ है? जून 16 को। इट इज मेन एम्स टू एस्टैब्लिश अ रॉबस्ट डिजिटल कंसेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अंडर द, इसको नोट डाउन करिए प्लीज। ये जो डिजिटल कंसेंट मैनेजमेंट है, ये कौन से फ्रेमवर्क के अंदर, कौन से रूल्स के अंदर ये बनाया जा रहा है? तो ये TCCR, टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस। ये आपको पेपर में आ सकता है कि बताइए जो डिजिटल कंसेंट मैनेजमेंट है इसका बेसिकली जो फ्रेमवर्क है कौन से रूल्स के अंदर किया जा रहा है। तो टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस 2018। चलें आगे, बोलो। TCCR 2018, टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस। सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल कंसेंट मैनेजमेंट, जैसे इन मैडम को फोन आ रहे हैं बार बार, ये परेशान हो रही हैं, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट? ट्राई हैज ऑब्जर्व्ड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ स्पैम कंप्लेंट्स आर मेड बाय द कस्टमर्स अगेंस्ट द बिजनेस एंटिटीज फ्रॉम whom द कस्टमर्स हैव अर्लियर परचेज्ड गुड्स और सर्विसेज, की बार बार कॉल करते रहते हैं। कंसेंट क्लेम्स ऑन इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो बिजनेस एंटिटीज क्लेम करते हैं दे पोजेस द कंसेंट ऑफ द कस्टमर फॉर रिसीविंग कमर्शियल कॉल्स एंड मैसेजेस। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मेनी पीपल इन इंडिया गेट अनवांटेड स्पैम कॉल्स, SMS, even though they have registered for DND। DND के लिए रजिस्टर करने के बावजूद भी उनको स्पैम कॉल्स आती हैं। एंड वी हैड द कस्टमर्स, वो जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं वी हैड द कस्टमर कंसेंट टू सेंड दीज मैसेजेस और मेक कॉल्स, बट इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस देयर इज नो क्लियर प्रूफ दैट द पर्सन एक्चुअली गिव द कंसेंट और द कंसेंट वाज टेकन इन अ स्नीकी और अनक्लियर वे। तो TCCR जो है ये 2018 रेगुलेशन जो है ये बिजनेस इस इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग a business can contact a customer even if they are on the DND list। मतलब अगर आपने DND भी लगा रखा है ना, तो जिसको आपने कंसेंट दे रखी है वो आपको कॉल करके मैसेज करके आपकी अपनी बिजनेस प्रमोशन कर सकता है।
बट फिर अब उनको चाहिए क्या, एक्सप्लिसिट कंसेंट। क्या चाहिए अब नए फ्रेमवर्क के अंदर, क्या चाहिए, एक्सप्लिसिट कंसेंट। द कस्टमर क्लियरली एग्रीज टू रिसीव द प्रमोशनल मैसेजेस, देयर कंसेंट शुड बी रिकॉर्डेड एंड वेरीफाइबल। अब रिकॉर्ड की जाएगी कंसेंट, वेरीफाइबल होगी और क्लियर कट कंसेंट होनी चाहिए। तो दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, दैट विल डिजिटली रिकॉर्ड द कंसेंट, सिक्योरिटी ट्रांसपेरेंसी रहेगी इसके अंदर, व्हाट इजीली। अब इसमें क्या कर पाओगे पता, आप चेक कर पाओगे कि किन किन को आपने कंसेंट दिया है, और अपनी आप कंसेंट रिवोक भी कर सकते हो। अलाउ यूजर्स टू इजीली सी एंड मैनेज व्हाट कंसेंट्स दे हैव गिवन, वापस भी ले पाओगे अपनी कंसेंट्स, रेवोकेशन भी लिखा है। हेल्प यूजर्स रिवोक कंसेंट इफ दे आर नो लॉन्गर वांट टू रिसीव मार्केटिंग मैसेजेस। सिग्निफिकेंट क्या है, इससे क्या होगा बताइए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नो मोर फेक कॉल्स और फोर्स्ड कंसेंट्स, और क्या होगा, स्पैम रिडक्शन हो जाएगा, ओनली वेरीफाइबल कंसेंट जो है, यूजर कंट्रोल, gives people control who decide you decide who can message you and call you for ads, आप डिसाइड करोगे कि आपको मैसेज या कॉल कौन करेगा। एंड फाइनेंशियल सेक्टर इंटीग्रेशन है क्योंकि आरबीआई भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो इन शॉर्ट इससे क्या होगा, इस प्रोजेक्ट से कंसेंट मैनेजमेंट जो ये अभी प्रोजेक्ट है, इससे क्या होगा, इट विल डिजिटली ट्रैक एंड मैनेज योर permissions for getting promotional calls and messages, so business cannot misuse your number or lie about your consent. It is a major step to fight spam and empower customers. Is that fine?